Hello, good evening, all the participants on our 22nd webinar on demonetization. सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के सपोर्ट से आज हम लोग 32nd यानी 32वां राष्ट्रीय वेबिनार नेशनल वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक है नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल thankful to my team, Dr. Purti Trivedi, Dr. Sujan Patel and myself, Dr. Atul Kumar Misra. And our team are working very hard for organizing every Sunday webinar for increasing the knowledge of our subscriber, or those are doing our support to our team, and also they are regularly join our webinar. And our team motto to spreading positivity in the world. So continue with the today's webinar topic. So today's our webinar topic is demonetization. डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने ऐसा टॉपिक क्यों लिया। द रीजन बिहाइंड टू टेक दिस टॉपिक डीमोनेटाइजेशन टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। हमको 8 नवंबर 2016 की वो तारीख आज भी याद है। पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, जो कि डीमोनेटाइजेशन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, इसका फ़ायदे और नुकसान क्या है, और डीमोनेटाइजेशन करने का उद्देश्य और हेतु क्या है। So, on November 8, 2016, Prime Minister Mr. Narendra Modi announced the demonetization of rupees 500 and rupees 1000 currency notes. Furthermore, the government gave 2 months to deposit demonetized notes in the bank. 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की। 500 और 1000 रुपए के नोटों को उन्होंने बंद कर दिया। साथ ही जनता को कहा कि ये जो नोट हैं वो आप 2 महीने तक बैंक में जमा कर सकते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसका मेन उद्देश्य क्या था और इसके पीछे के कारण क्या थे। कोई भी कदम सरकार जब उठाती है तो उसके पीछे कुछ रिसर्च होती है, संशोधन होता है, और बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ों को नहीं किया जाता, क्योंकि सारी प्रजा का हित उसमें जुड़ा होता है। सो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी unit of its status as a legal tender. In simple words, demonetized notes are no longer valid as legal currency. Usually a new currency replaces the old currency. Withdrawing unit of money from circulation is demonetization. Units of money are denied the status of legal tender. Demonetization is defined as a process by which currency and units will not remain legal tender. The currency notes will not be taken as a valid currency. Demonetization is a step taken by the government where currency units are seized of its status as legal tender. Demonetization is a basic condition to change national currency. In other words, demonetization can be said a change of currency where new units of currency replace the old one. It may involve the introduction of new notes or coins.
तो आपको पता चल गया कि नोटबंदी जो है, कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जब अपने नोट को, पुरानी करेंसी को बदलती है नए करेंसी के साथ में, उसको नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी का दूसरा मतलब कि गवर्नमेंट अगर कोई भी करेंसी, कोई भी नोट को कोई भी नोट को अगर लीगल टेंडर से बाहर कर देती है, उसका अस्तित्व खत्म कर देती है, तो वो डिमोनेटाइजेशन है, वो नोटबंदी है। ये कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इस तरह की जब भी कोई एक्टिविटी करती है तो वो डिमोनेटाइजेशन के अंडर में आता है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी, उसके पहले भी कई बार नोटबंदी हो चुकी है। वो नोटबंदी कब हुई थी और वो नोटबंदी कौन सी तारीख को और कौन से दिन को हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नोटबंदी, द फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन वाज 12 जनवरी 1946 सैटरडे। पहली नोटबंदी 12 जनवरी 1946 शनिवार के दिन हुई थी। सेकेंड ऑन 16 जनवरी 1978 मंडे। दूसरी नोटबंदी जो थी वो 1978 सोमवार के दिन हुई थी। एंड थर्ड वाज ऑन 8 नवंबर 2016। और जो तीसरी नोटबंदी थी वो 8 नवंबर 2016 को मंगलवार के दिन हुई थी। तो हमारी आज का जो टॉपिक है उसको हमने रिसर्च किया है, काफ़ी सारे मैगजीन्स, बुक्स और वेबसाइट्स के ऊपर हमने उनका अध्ययन करके आज का टॉपिक को हमने डिजाइन किया है। तो गवर्नमेंट ने नोटबंदी क्यों की? Why did government demonetize 500 and 1000 notes in 2016? The objectives and outcomes of the scheme in 2016 were to plug financing to terrorists, to help unbreathe black money, to help reduce interest rates in the banking system, to help formalize India's informal economy. The government also offered several incentives to induce people to use digital transactions. What can demonetize achieve? डिमोनेटाइज करने के बाद, नोटबंदी करने के बाद हमने क्या अचीव किया, हमारा इम्पैक्ट क्या था, डिमोनेटाइज करके हमें क्या बेनिफिट हुए, क्या नुकसान हुए, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सो sector wise impact of demonetization we are discussing. First sector we are taken real estate and property. This sector would be one of the most affected sector by note ban. Demonetization has finished the business of the majority of the builders, as a major portion of their transaction depends on cash rather than based on bank transfer or check transactions. As other sectors, marginal builders are adversely impacted, reason being the high involvement of cash component in payment in this sector. Unorganized builders have been most affected. Builders will face a cash crunch due to the unexpected drop in sales. In order to attract buyers, builders are required to introduce lucrative offers and other benefits. Demonetization will have a direct impact on resale and land segment, as cash plays a major role in three transactions. Most of the account cash have been pulled out by demonetization from the system. सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी और रियल सेक्टर को हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स इन सेक्टर में चलता था। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं तो कुछ अमाउंट कैश में भी लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन बिल्डर्स को हुआ जो अनऑर्गेनाइज थे। वो बिल्डर जो ज़्यादातर पेमेंट कैश में लेना पसंद करते थे,
वो बिल्डर जिनका जिनका बैंक ट्रांजैक्शन जो है कम था, और वो लोग बैंक के थ्रू पेमेंट लेना कम पसंद करते थे। ज़्यादातर बिल्डर कैश पैसा जो मांगते थे उनको ज़्यादा ही इस चीज़ में सफ़र होना पड़ा। सो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी और रियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस नोटबंदी ने किया। नोटबंदी के कारण जो कैश फ्लो, या आप कह सकते हैं जो पैसा मार्केट में बिल्डरों के थ्रू घूम रहा था, उनके जरिए जा रहा था, और जो प्रॉपर्टी का लेन देन या जो भी मिल्कत का लेन देन, ज़मीन हो, प्लॉट्स हो, लैंड्स हो, फ्लैट्स हो, विला हो, बंगलो हो, फार्म हाउस हो, जो जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन कैश में हो रहा था, उसको बहुत बड़ी मार पड़ी, बहुत बड़ी चोट पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को एकदम से ही नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया। सो द फर्स्ट कोड ऑफ टुडेज वेबिनार इज 8 नवंबर 2016। फर्स्ट कोड ऑफ आवर टुडेज वेबिनार फॉर गेटिंग ई सर्टिफिकेट इज 8 नवंबर 2016। सो कंटिन्यू विद द सेकेंड सेक्टर। अब हम दूसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है जेम्स एंड ज्वेलरी। द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पेमेंट बाय कस्टमर इन्वॉल्व्स कैश फॉर परचेजिंग ज्वेलरी, सो द impact of demonetization in this sector is quite high. Demonetization made people with less cash available in their hands for fulfilling their daily needs, let alone purchasing jewelry. Smaller retailers in the unorganized sector were the most be impacted, which reduced the demand for jewelry. Many jewelers started selling gold and more than their market price to take advantage of banned notes, which resulted in income tax rates on such jewelers. Notice have also been issued to many jewelers. This sector is seriously hit by demonetization as a buyer prefer to pay in cash. जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके अंदर में भी कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा था। आज आप देखें कि उस समय नोटबंदी आने के पहले बहुत सारे ज्वेलर्स कैश में पैसा लेना पसंद करते थे, ना उनके पास में एटीएम कार्ड मतलब एटीएम से पैसा पे करने की आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम नहीं था। कैश लेते थे, कैश का ट्रांजेक्शन, तो कैश के ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन था कि ये जो पैसा, ये जो कैश ट्रांजेक्शन मार्केट में जा रहा है, इसको मेन लाइन में लाया जाए, इनको मेन इकोनॉमी के अंदर में इस पैसे को डाला जाए और इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में रहे। डेट्स वाई आप देखेंगे कि नोटबंदी के टाइम काफ़ी सारे ज्वेलर्स काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल बंद हो चुका था, ज्वेलरी मार्केट टूट चुका था, और काफ़ी सारे बिल्डर्स की तरह ज्वेलर्स भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में था। और कुछ बिल्डरों ने, जिन्होंने करेंसी के बदले में गोल्ड दिया, या कुछ बिल्डर्स ने मार्केट प्राइस के ऊपर गोल्ड बेचा, उन सारे बिल्डर्स के ऊपर में आपने सुना हो गवर्नमेंट की रेड पड़ी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी। साथ ही साथ में उनके वहाँ पे लीगल नोटिस चिपकाए गए। तो सबसे सेकेंड मोस्ट इफेक्टेड जो सेक्टर था वो था आपका जेम्स एंड ज्वेलरी। उसके बाद बैंक्स have proved to the backbone of the entire process of demonetization and also the biggest beneficiary। बैंक जो है वो पूरे एंटायर प्रोसेस की बैकबोन थे, और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो बेनिफिट बैंकों को हुआ, एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ओल्ड नोट्स हैव टू बी एक्सचेंज विद द न्यू वन। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक्स विच कुड बी यूटिलाइज फॉर लैंडिंग। गवर्नमेंट ने बैंकों को बोला कि भाई आप जो है पुराने नोट से नए नोट को बदलो, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बैंक में आना चालू हुआ,
और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक का जो लिक्विडिटी था, पोजीशन थी, वो काफ़ी हाई हो गई। बोथ डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट्स हैव बीन ए कट बाय मैनी बैंक्स। और बैंकों को उस समय काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी कैश मिला और उससे उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज और उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस नोटबंदी में मिला था। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री currency ban adversely impacted the media and entertainment industry as it resulted in lesser number of viewers। जब नोट बंद हुए तो जिनके पास में पुराने 500,000 के नोट थे, लोग उनको बदलने में बैंकों में लग गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कैश हाथ में था पीपल के, वो कम हो गया और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे पड़ा। उनके व्यूअर कम हो गए। द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्रॉप हैज बीन सीन इन लोअर मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा जो असर दिखा पड़ा, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उन पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ। द सडन डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन अफेक्टेड द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। अचानक से लिया गया डिसीजन फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर कर गया। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो लेबर वर्क भी करते हैं, जिनको कि कैश में पेमेंट किया जाता है। दिस ब्रॉट द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स टू ए हॉल्ट। आल्सो द न्यू एंड स्मॉल प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिमोनेटाइजेशन। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। सो due to demonetization, Indian tourism industry have been severely impacted as the majority of spending is in cash। आपको पता होगा कि भाई हिंदुस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मोस्ट ऑफ कैश पे चलती है, उनकी डीलिंग जो है कैश में ही होती है। तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक झटका लगा, बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। मोस्ट ऑफ द लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स आर स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैक मनी एज कम टू ए हॉल्ट। ड्यू टू द कैश क्रंच, लोकल टूरिज्म विल आल्सो गेट अफेक्टेड। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज मोस्ट इम्पैक्टेड विद द इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट इन कैश। Further, the slowdown is also faced by the restaurant business with the inability of cash। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी सारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होता है। उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज थे या जो छोटे प्लेयर उस टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उन छोटे प्लेयर का बिजनेस एकदम से ठप हो गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जब टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ और उसके इफेक्ट से रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनको भी काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो कैश लिक्विडिटी मार्केट में था वो ख़त्म होना चालू हो गया। रातों रात 500,000 रुपए के जो नोट थे वो कागज हो गए, कूड़ा कचरा हो गए। और उन नोटों को बदलने की भी तय सीमा कर दी गई और उन नोटों को गवर्नमेंट ने एक लिमिट में ही बदलने का डिसाइड किया। ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपए ले गए और गवर्नमेंट ने लाखों रुपए, ऐसा नहीं। सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइम पीरियड, ऐसी बाउंडेशन उस समय लगा दी गई। तो बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कि आप देखेंगे छोटा रेस्टोरेंट वाला कहाँ कैश में कहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेता था, छोटा होटल वाला कहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेता था, कैश में बिजनेस होता था। उनके बाद पीओएस मशीन भी नहीं थी। इवन बड़े बड़े होटल्स में भी काफ़ी जगह पे पीओएस मशीन नहीं थे। और उसके बाद
जो दूसरा इफेक्ट आया, आज आप देखेंगे इन 2020 मोस्ट ऑफ जगह पे आपको ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है। गूगल पे, फोन पे, तो आपको मालूम पड़ गया वो सब कहाँ से पैदा हुआ है। वो पार्ट ऑफ द डिजिटल रिवोल्यूशन और पार्ट ऑफ द डिजिटल पेमेंट। आप बोल सकते हैं कि नोटबंदी के कारण डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा, और डिजिटल पेमेंट के चलन बढ़ने से, डिजिटल पेमेंट के मार्केट में आने से गूगल पे, फोन पे जैसी फैसिलिटियां, सुविधाएं मार्केट में आई, पीओएस बढ़ गए, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का चलन बढ़ गया। और आज आप जो भी देख रहे हैं कि आज आप सब्जी वाले के पास देखें, छोटे से नाश्ते वाले की दुकान पे देखें, आपको गूगल पे या फोन पे की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से नुकसान में थी। लग्जरी आइटम्स, डिमोनेटाइजेशन विल हैव ए ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन दिस सेक्टर। तो लग्जरी आइटम का जो सेक्टर है उस पर भी काफी सारा इफेक्ट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पेंड देयर अनकाउंटेड मनी ऑन लग्जरीज। बहुत सारे लोग जिनके पास अंधाधुंध पैसा था, काफी सारा पैसा जो लोग रखते थे कैश में, वो लोग इन लग्जरी आइटम्स पे खर्च करते थे। आफ्टर द नोट बैन, लग्जरी सेगमेंट आर allied business like clothing, electronics, luxury car will have a huge setback। नोटबंदी के बाद में लग्जरी आइटम जो थे, लग्जरी क्लॉथ, महंगे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, लग्जरी कार पे थोड़ा सा उस समय काफ़ी बहुत बड़ा फर्क आया था, और उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली थी। सो टुडेज webinar second code is demonetization. First code is 8 November 2016 and second code is demonetization. So we can say कि काफ़ी सारा उस समय अलग अलग सेक्टर्स पे इम्पैक्ट हुआ, नुकसान हुआ। नाउ वी कैन डिस्कस द सेक्टर ऑटोमोबाइल। डिमोनेटाइजेशन हैज आल्सो अफेक्टेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। द मेजर डिक्लाइन इन डिमांड हैज बीन सीन इन टू व्हीलर्स बिजनेस एज कंपेयर टू फोर व्हीलर्स luxury cars, because buyers prefer to pay in cash for buying a two-wheeler. The used car industry is another segment affected by demonetization, wherein sudden decrease in sales has been reported by several dealers. In this industry, payment are not regulated. सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ वो आपको टू व्हीलर्स इंडस्ट्री पे हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट टू व्हीलर बिजनेस को हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल टू व्हीलर को कैश में लेना परचेज करते थे मोस्ट ऑफ, क्योंकि टू व्हीलर की कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती नहीं थी। 50,000, 60,000, लाख 70,000 के अंदर बाइक, स्कूटर मिल जाता था, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे उन चीज़ों को कैश में खरीदने में। और जो कार इंडस्ट्री है, फोर व्हीलर इंडस्ट्री, उसमें तो लोन वगैरह चलता है, तो बैंकों के थ्रू पेमेंट आता था, तो उसके अंदर में उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन डिमांड जरूर उनकी उस समय कम हुई थी, डिमांड में गिरावट नोट की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ऑटोमोबाइल के अंदर में टू व्हीलर इंडस्ट्री हुई थी। साथ ही साथ जो आपने रीयूज्ड कार, आप बोलेंगे कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड कार के मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर में भी जो दलाल, जो डीलर होते थे, वो मोस्ट ऑफ प्रेफर करते थे पेमेंट को कैश में लेने में। Now we can discuss retail industry, retail market. The cash crunch is leading to low consumer demand for the product. This ultimately leads to decline in their
sales volume, since cash is the favorable mode for payment in buying daily needs, which in turn result in the number of cash transaction. The impact of demonetization on small and the unorganized trader is higher than the organized sector. जो छोटे व्यापारी थे, जो छोटी दुकान चलाते थे, छोटे सेल्स शॉप्स वाले लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नोटबंदी ने नुकसान पहुंचाया। बड़े मॉल्स के अंदर तो ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी थी, पेमेंट करने के लिए पीओएस मशीन भी लगे हुए थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट उनके पास में अवेलेबल भी था। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज ट्रेडर थे, छोटी दुकान वाले थे, तो छोटे रिटेलर गली मोहल्ले गांव में जो मिलते हैं और जो शहरों में आप देखेंगे, उन छोटे दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनके वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता था। 500,000 रुपये के नोटों के बंद हो जाने से उनके व्यापार को बहुत बड़ा एक झटका लगा कि, और उनके पास उस समय इस तरह गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग और आप कह सकते हैं कि पीओएस मशीन, ऐसी कोई भी सुविधा उनके पास में अवेलेबल नहीं थी। और मोस्ट ऑफ जो छोटे दुकानदार हैं वो उस समय कैश में ही बिजनेस अपना करते थे। और इस तरह से अचानक से, बिना किसी को कोई भी खबर लगे, बिना किसी को कोई भी आइडिया लगे, अचानक से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगा दी गई, जिसके कारण में छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। देयर आर वेरियस फैक्टर्स इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर सच एज सेल, distribution, marketing and transport. Such factors are dominatory cash dependent. Further demonetization disturbed the supply chain. This sector has severely been impacted by huge wastage of perishables. The small farmers selling their products on daily basis to the wholesaler centers, mandis and to the consumers have also been impacted by demonetizations. एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर को नोटबंदी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत तबाह किया, क्योंकि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। बहुत सारे किसानों के तो बैंकों में अकाउंट भी नहीं होते, बहुत सारे गांव में बैंकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती। वो ज़्यादातर कैश पर डिपेंड होते हैं। उनकी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जैसे कि बेचना है, खरीदना है, ट्रांसपोर्ट वाले को देना है, किसी तरीके की कोई चीज़ को लेना है, इक्विपमेंट को लेना है, तो ये सारे वो लोग एग्रीकल्चर फार्मर्स कैश में करते थे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कैश पर डिपेंड थी। मंडी में किसान जाता था, मंडी में अपने माल को बेचता था, उसके सामने वो कैश लेता था। किसान का पूरा बिजनेस, पूरा किसान का लेन देन नकद में होता था। कैश को हम नकद बोलते हैं हिंदी में, तो नकदी में ही वो करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी और बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ा। किसान को उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी और नुकसान का सामना उस नोटबंदी के 8 नवंबर 2016 के निर्णय से हुआ। नाउ वी आर डिस्कसिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर। In order to pay daily wage, labor's huge amount of cash is required. They have faced problem buying their routine stuff. Limitation on the withdraw amount from the bank is affecting the weekly payment to contract personnel in mining, textile and leather industry. Additionally, daily requirements of the factors owners are being affected by the restriction on cash withdrawal. This is adversely impacted the procurement and production in this sector. However, the situation will improve once the cash flow become normal, impact the diminution of the Indian economy.
बहुत सारे मजदूरों को उस समय नोटबंदी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बैंकों से पैसा निकालना मुश्किल हो गया था, विड्रॉल लिमिट हो गई थी। अब पैसे निकालने की लिमिट थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उस तरह से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे जो अपनी लेबर को वो दे सकें। बहुत सारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर और बहुत सारे जहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा होता है, लेबर ज़्यादा काम करती है, और लेबर जो है मोस्ट ऑफ प्रेफर करती है कैश में पैसा लेना, बिकॉज उनके पास में ऐसी कोई सुविधा बैंकिंग की नहीं होती, और ना ही इस तरह का कुछ वो उनका बैंकों में अकाउंट होता था, और ना ही बैंकों में किसी तरह का उनका खाता होता था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान और परेशान लेबर को भी उठाना पड़ा, और उसके कारण उनको आप देखेंगे काफ़ी सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, काफ़ी सारे ऐसे उद्योगों को बंद भी हो जाना पड़ा। बहुत सारे उद्योग बंद हो गए नोटबंदी के टाइम पे, और बहुत सारे आप देखेंगे जो बिजनेस पर्सन थे जिन पे काफ़ी सारी लाइबिलिटी थी, काफ़ी सारे पर्सन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि वहाँ पे कैश इकोनॉमी का बोलबाला था, कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते थे। और आप अगर उस समय के 2016 नोटबंदी के बाद के कोई भी समाचार पत्र को उठा के पढ़ेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, तो आपको दुखों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और आपको उस समय काफ़ी सारे सुसाइड जैसी घटनाएं पढ़ने को या समझने को मिलेंगी। क्योंकि जो लोग अनऑर्गेनाइज थे, जो लोग कैश पर ज़्यादा डिपेंड थे, जो लोग कैश में ही अपने व्यवहार को करते थे, ट्रांजेक्शन को करते थे, बैंक में जिनका आना जाना बहुत कम था, बैंकों के साथ जिनका जुड़ाव कम था, बैंकिंग फैसिलिटी को जो नहीं उठाते थे, उनको इस समय काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ब्लैक मनी, काला धन, बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटा गया, काला धन काला धन काला धन काला धन काला धन। नोटबंदी के लाने का भी मेन कारण ब्लैक मनी बताया गया, काले धन को नोटबंदी लाने का मेन कारण बताया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ए सिंगल स्टॉक हैज चॉप्ड द ब्लैक मनी out of total currency which is rupees 17 lakh crore. Rupees 3 lakh crore is estimated as black money. Operators of black money run a parallel economy which weakens the base of the country's economy. Modi's demonetization decision resulted in the collection of huge deposits with the bank. All uncounted money has either been deposited in the bank with the with the all uncounted money has either been deposited in the bank with the heavy penalty or been simply destroyed. काफ़ी सारा ऐसा पैसा जो कि ट्रांजैक्शन से बाहर था, जिसकी कोई भी गिनती नहीं थी, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ऐसा पैसा जो मार्केट में घूम रहा था, उसको या तो बैंकों में जमा करा दिया गया मोदी जी के डिसीजन के बाद में, प्रधानमंत्री जी के डिसीजन के बाद में, निर्णय के बाद में, या फिर उन पैसों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या फिर उन पैसों को वेरी हैवी पेनल्टी के साथ में गवर्नमेंट को जमा कराया गया। आपको उस समय के समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, आपको आप अगर यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन के समय क्या हुआ था, इन ब्लैक मनी के बारे में कुछ ऐसे पैसे ऐसे पकड़े गए, कहीं गाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं, कहीं बक्से के बक्से आपको नदियों में पड़े मिल रहे हैं, नहरों में पड़े मिल रहे हैं, कोई छापे पड़ रहे हैं, नोटों के बंडल मिल रहे हैं। ऐसा पैसा जिनके बारे में गवर्नमेंट को, सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, जिसको ब्लैक मनी कहा गया। और उस समय इस तरह के पैसे या तो जिन्होंने जमा कराए उन्होंने बड़े हाई पेनल्टी पर जमा कराए, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी काफ़ी फंड रेजिंग मिली थी। इकोनॉमी, सो दिस demonetization has proved to be
a turning point for the economy by cleaning up the black money, which in turn has brought more borrowings to the treasury, improved inflation outlook, and increased GDP of India. Investment opportunities have also been revived and gave a boost to infrastructure and the manufacturing sector. A huge amount of money deposited in bank, which in turn helped to reduce interest rate and lower income tax rate. Real estate. It is said that real estate is an industry prospers on black money, the amount of illegal money involved in the sector. ब्लैक मनी का सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन आप कह सकते हैं वो ज़्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर में ही होता है और होता था. An estimate tells us that in Delhi NCR at least 40% of real estate deals are in black. Modi's demonetization move reduced the flow of uncounted money into the real sector. This will help in curtailing the use of the black money in real estate sector, which in turn result in the reduction in the price of land and property. काफ़ी जगह पे आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट भी उस समय नोटबंदी के टाइम पे कम हो गए थे. हवाला ट्रांजेक्शन. Demonetization was a big threat. The Hawala racket. In Hawala money is transferred without its actual movement. Hawala had become the route to facilitate money laundering and terror funding. Hawala rackets run on black money. The sudden withdrawal of black money out of the economy was a surgical strike to Hawala operation. Destruction of currency notes by Hawala operation have also been reported. आप कह सकते हैं कि हवाला का जो व्यवहार होता है वो ज़्यादातर ब्लैक मनी पे डिपेंड होता है और एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हवाला ट्रांजेक्शन हवाला के व्यवहार पे कर दी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में से फंड निकाल लिया गया. ब्लैक मनी के को बहुत ज़्यादा इफेक्ट उससे हुआ नोटों के अचानक से बंद हो जाने से. काउंटरफिट करेंसी. Demonetization was a might blow the counterfeit Indian currency. Currency with syndicate operator operating both inside and outside the country has been wasted. Counterfeit currency is one of the main reasons behind the devaluation of the real worth of Indian currency. Indian Statistical Institute report that at any given point of time, fake currency notes amounting the 400 crore were in circulation the economy and around rupees 70 crore fake currency notes are pulled into the country every year. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेक करेंसी की, जाली नोटों की. जाली नोटों का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो चुका था और उसको भी बहुत बड़ा झटका पड़ा. 400 करोड़ के आसपास का सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर जाली नोटों का हो चुका था और एवरी ईयर 70 करोड़ के हिसाब से एवरेज फेक करेंसी मार्केट में डाली जा रही थी. बट द रियल नंबर कुड बी मच लार्जर. बट हो सकता है कि इससे बड़ा भी नंबर हो. विद प्राइम मिनिस्टर मोदी डिमोनेटाइजेशन डिसीजन टू बैन ओल्ड करेंसी नोट of ₹500 and 1000 notes and replacing them with new one completely sucked the circulation of the fake currency. But नरेंद्र मोदी जी के 500 और 1000 के नोट बंद करने का जो डिसीजन था उससे एकदम से फेक करेंसी जाली नोटों को कचरा कर दिया और जाली नोटों को एकदम से इतना बड़ा झटका लगा कि उनको संभलने का मौका नहीं मिला और वो सारे के सारे नोट एकदम से एक ही रात में कचरा हो गए. टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादियों को फाइनेंस करना. द मेन सोर्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग इज थ्रू काउंटरफिट करेंसी, फेक करेंसी एंड हवाला. This is how it works. Fake currency is circulated by the network of hawala operation. These hawala operations have a link with gamblers and smugglers of arms and drugs, indirectly all and up to financing terrorism. In addition, the terrorists obtain huge money of donation routing
such money through hawala transaction. So the third code of our today's webinar is Mr. Narendra Modi. You can say Narendra Modi. Our third code is Narendra Modi. First code of today's webinar is 8 November 2016. Second code is demonetization and third code is Narendra Modi. 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी का डिसीजन या निर्णय लिया, उसके पीछे बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन था। आपने सुना होगा जब भी कोई बड़ा काम देश हित में हुआ है, बलिदान दिया गया है, लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, और कोई भी देश हित के लिए लिया गया डिसीजन ऑलवेज आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, बलिदान मांगता है। और उस समय का जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो डिसीजन था, उससे अचानक से एक सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों की फाइनेंस पे हो गई, क्योंकि आतंकवादियों को जो पैसा सबसे ज़्यादा मिलता था वो फेक करेंसी, जाली नोटों का और हवाला व्यवहार ट्रांजेक्शन के थ्रू मिलता था। हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू इन जाली नोटों को घुमाया जाता था। आर्म्स और ड्रग्स जैसे बिजनेस में स्मगलर्स इनको यूज करते थे, और आतंकवादी गतियों में जो ये जाली नोटों का जो व्यापार और जो हवाला ट्रांजेक्शन चल रहा था, उसके चैनल को एकदम से झटका लगा। आप कह सकते हो वो चैनल पूरा का पूरा तहस नहस हो गया और वो चैनल खत्म हो गया। तो ये आप बोल सकते हैं एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उस समय नोटबंदी का हुआ था। नाउ कश्मीर वाले, कश्मीर में आप देखेंगे काफ़ी सारी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, आप सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं समाचार पेपरों में। स्टोन पेल्टिंग इज रिड्यूस इन कश्मीर बिकॉज ऑफ नोट बैन। जो पत्थर फेंकने की, आर्मी के पुलिस पे जो पत्थर फेंकने की जो घटनाएं घट रही थी कश्मीर में, कि गैंग आता था, पत्थर फेंकता था आर्मी के जवानों पे, पुलिस वालों पे, सरकारी कर्मचारियों पे, वो अचानक से बंद हो गया। बिकॉज क्यों? नो स्टोन पेल्टिंग हैज बीन रिपोर्टेड इन कश्मीर सिंस द विड्रॉ ऑफ हाईएस्ट करेंसी नोट फ्रॉम द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था से जब इतने बड़ी मात्रा में नोटों को बंद कर दिया गया था, 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया, तो अचानक से पत्थरबाजी बंद हुई। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को बहला करके, फुसला करके, ये बड़े बड़े नोटों का झांसा दे करके, 500 1000 रुपए का झांसा दे करके उनके थ्रू ये काम कराया जाता था। हवाला के थ्रू, फेक करेंसी के थ्रू जो पैसा आ रहा था घुमा फिरा के, उनको इसी इलीगल एक्टिविटी में कश्मीर के अंदर में यूज हो रहा था, जिसको मोदी जी के 8 नवंबर 2016 के डिसीजन ने एकदम से तहस नहस कर दिया। अब हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे, या हम कुछ बात करेंगे नेगेटिव क्राइसिस के बारे में, कि क्या कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा हुआ। 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी, उसमें सब कुछ अच्छा हुआ ऐसा भी नहीं है। कुछ बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जो जिनसे काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। लिक्विडिटी क्राइसिस, demonetization gave rise to liquidity problem as people found it difficult to get sufficient amount of cash to fulfill their basic need. लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया, लोगों को बैंक से पैसा कम मिल रहा था, लोगों के हाथ में खर्चे के लिए पैसा कम था। मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेनली डिपेंड ऑन कैश टू मीट देयर डेली ट्रांजेक्शन। आप, मैं था या आप थे, हम लोग जो भी दुकान पे सामान लेने जाते थे छोटी दुकानों पे, वो सारा ट्रांजेक्शन कैश में था, और हमारे समय पास में उस समय कैश का अभाव हो गया था, और हम लोगों ने उस समय बहुत ज़्यादा कैश के प्रॉब्लम को फेस किया। आउट ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन 500 रुपीज नोट्स कंस्टिट्यूट नियरली 49% in terms of value. More the time is required to resupply rupees 500 notes, the more will be the duration of the liquidity crisis.
उस समय हमें काफ़ी सारा लिक्विडिटी क्राइसिस का या पैसों के अभाव को हमें झेलना पड़ा। डेली नीड के लिए भी हम परेशान हो रहे थे। हम डेली अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश के अभाव को हम झेल रहे थे। चाहे खरीदार हो चाहे व्यापार, छोटा व्यापारी भी कैश की समस्या को जूझ रहा था और बड़ा व्यापारी भी जूझ रहा था। और हमारे जैसे जो ग्राहक, जो मिडिल क्लास ग्राहक अपनी डेली नीड की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। लॉस ऑफ वेलबींग। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन who constitute the lower middle and lower class uses currency to meet their daily transaction. Such class of the society, such as daily wage laborers, small traders, and other marginal section of the society use cash more often. These section of society have lost their income in the scarcity of cash. आप देखेंगे कि नोटबंदी के टाइम जो लेबर क्लास पब्लिक थी, जो डेली कमा कर खाते थे, जो डेली बेस पे काम करते थे, मजदूर थे, किसान थे, उनको उस समय नोटबंदी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। कंजप्शन। कैश शॉर्टेज एडवर्सली अफेक्टेड द कंजप्शन बिहेवियर ऑफ द पीपल इन इंडिया. The sales of consumer durables like be hampered in short term, especially sales through unorganized channel or cash purchase. Most of the purchase by retailer are through cash, which brought down the volume of trade. अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके पास से हम लोगों ने उस समय खरीदना बंद कर दिया था। ज़्यादातर लोग जो बड़े शहरों में थे वो मॉल्स में जाके खरीदारी कर रहे थे और कार्ड से डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे थे। और जो छोटे दुकानदार थे उन्होंने उस समय अपने बिजनेस को लॉस किया, काफ़ी सारा नुकसान उठाया, क्योंकि जो छोटे ग्राहक थे उनके पास में कैश नहीं था और दुकानदारों के पास में किसी भी तरीके की डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। डिक्रीज इन जीडीपी। Withdrawal of highest currency notes reduce the growth rate of the economy. Demonetize reduce the consumption pattern, income, investment. This may bring a slowdown in India's growth rate as the liquidity crisis may last 3-4 months. जीडीपी में गिरावट नोट के हुई थी उस समय, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नोटों को बंद कर दिया गया था। और जो बोलते हैं हम कंज्यूम, हमको आप खरीदी बिक्री करेंगे तो इकोनॉमी का सर्कल चलता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कंजप्शन पैटर्न टूट चुका था, ठीक है, जिसके कारण में इन्वेस्टमेंट भी बैंकों में कम बैंक में आ रहा था पैसा, और वो लिक्विडिटी बढ़ रही थी उसमें, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया था। 3-4 मंथ हमारा जीडीपी भी डाउन था। इंटरेस्ट रेट एंड बैंक डिपॉजिट आल्सो सफर। Deposit of the bank may increase in short term due to demonetization but will come down in long term. Such liquid cash deposit in the bank by people may not be assumed that such amount of money once stored in the bank will be invested of long term. Such money may be saved into banks just to convert the old notes with the new one. These are not voluntary saving aim to get interest, rather it is because of demonetization. It will be withdrawn by the several savers as soon as the supply of new currency takes place. This indicates that new savings are only for short term, which may be enhanced at the appropriate time in future. It may not be said that demonetization will generate big saving in the banking system in long term. This may reduce interest rate in short but not in the long term. Black money. One of the main reasons behind the demonetization move was to curb black money, but only a small portion of the black money is actually stored in the form of cash. Most of the black money is kept in the form of land and gold and building etc. जो मेन उद्देश्य जो था
नोटबंदी का वो ब्लैक मनी को रोकना था, बट उसका उल्टा हुआ। कुछ अमाउंट ही ब्लैक मनी का आ पाया या बंद हो पाया, बट काफ़ी सारा ब्लैक मनी का अमाउंट आज भी गोल्ड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी के रूप में है। सो आवर फोर्थ कोड ऑफ टुडेज वेबिनार इज गवर्नमेंट। सो द मूव first code is our 8 November 2016. Second code of today's webinar is demonetization. Third code is Narendra Modi, and now the fourth code is government. So the main conclusion of the today's webinar is the move by the government to demonetize old currency and replacing it with the new one has taken the country by surprise. The move was an effort to handle the threat of illegal money, corruption, terror funding and counterfeit currency. The decision regarding demonetizing the old currency was considered as a surgical strike against the undeclared money in the history of Indian economy. It may be a move towards the cashless economy. The demonetization is followed by a liquid crunch in the country. Banks and ATMs across the country faced several cash shortage with determined effect and various small business, agriculture and transportation. Currency ban by the government of India created chaos in short term as most people with the old currency notes faced difficulty exchanging them in long queues outside banks and ATMs across India. The total value of old currency notes in the circulation was the tune of rupees 14.2 trillion, which constituted about 86% of the total value in circulation. The black money has either been accounted by the paying heavy taxes and penalties or has been reached the bank account through direct or indirect channel. Demonetization would bring a positive impact on Indian economy as it encourages the digital mode of payment like e-wallet and apps, online transaction using e-banking, use of plastic money, etc. Demonetization is beneficial for the economy in the medium of long term. So the main intention और मेन उद्देश्य हमारा आज के वेबिनार का था कि आप लोगों को नोटबंदी के बारे में पता चले और आप लोगों को ये मालूम पड़े कि जो 8 नवंबर 2016 की जो नोटबंदी आई थी उसके पीछे का मेन कारण क्या था, उसके आने से हमें क्या बेनिफिट हुए, क्या नुकसान हुए, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किस किस तरीके का नुकसान हुआ, ये हमने आज के वेबिनार में जाना। एवरी पार्टिसिपेंट को एवरी संडे हमारी टीम की तरफ से नए नए टॉपिक जानने को मिलेंगे। नए नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारी थ्रू आपकी नॉलेज बढ़े। एवरी संडे आवर टीम आर कंडक्टिंग वेबिनार फॉर इंक्रीजिंग द knowledge of our participants or subscribers. So thank you and bye bye, and hope all our participants are safe with their family members and friends. Enjoy the day. Good day, goodbye, and see you soon on next Sunday webinar. Thank you.